आमदीद बात कर रहे थे हम मौसम पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ज़िंदगी के हवाले से और वो वाक़यात जो खलील अहमद साहब ने और मोहम्मद इकबाल साहब ने उनके साथ शेयर किए। उन्होंने इतने करीब से उनको देखा। खलील साहब, जो ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, मुशर्रफ साहब को ऐसा क्यों लगा कि, और ये जो एक पूरा मामला कंट्रोवर्शियल हुआ और पूरी दुनिया में हमारी जगह साई हुई, तो ये कंट्रोवर्शियल इशू बना कैसे और कौन लोग थे इसके पीछे? असल में एक तो डे वन से मैंने आपको बताया कि अब्दुल कदीर ख़ान का एक जुर्म ये था कि वो उर्दू स्पीकिंग थे। सही। तो और कोई क्रेडिट उर्दू स्पीकिंग के लिए कोई तैयार नहीं होता देने के लिए। अच्छा, इत्तेफाक की बात है वो खुद मुशर्रफ साहब भी उर्दू स्पीकिंग थे। यही मैं कह रहा हूँ कि हालांकि दोनों उनको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए था। ऐसा ही है। उन्होंने प्रोटेक्ट करने के बजाय अपने बोझ उठा के उनके कंधे पर डाला। सही। कि तुम आओ और माफ़ी मांगो और चले जाओ। तो इसके पीछे आप कभी डॉक्टर साहब से आपकी बात हुई कि कौन सा माइंडसेट था? ऐसा तो नहीं हो सकता कि परवेज़ मुशर्रफ नहीं, परवेज़ मुशर्रफ ने, आपको याद नहीं 9/11 पे जब उनको फ़ोन आया था तो वो पहली दफ़ा ही में तैयार हो गए थे, हाँ जी हम आपके साथ हैं। हाँ, साथ हैं। ऐसा ही। जब उसने बुश ने कहा नहीं था कि हम तुम्हें पत्थरों के उसमें ज़माने में धकेल देंगे। जी जी। तो जो वो बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये तो सबूत उनको मिल गया था कि साहब ये तो ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी अब्दुल कदीर ख़ान ने की है। ठीक। तो और ईरान ने दिया था, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दिया। तो अब किसी ना किसी को तो स्केपगोट बनाना पड़ता है ना। सही। भाई कौन है? तो यही एक बेचारे थे जिनका फंदा जो है गर्दन का हर एक बात बताऊं आखिर में कि मेरी 27 सितंबर को आखिरी दफ़ा बात हुई जब मैं कनाडा में था। ठीक। मेरे उनके घरेलू ताल्लुक आते जो कराची जब भी आते थे तो सही, यानी मेरी बेगम के हाथ के पक्के हुए नहारी पाए ये सब चीज़ें को बहुत पसंद थे, तो बता देते थे कि मैं आ गया हूँ। सही। तो आप ज़रा भिजवा दें। ये 27 सितंबर को एक व्हाट्सएप पे आया कि मोसी ने पाकिस्तान इंतकाल कर गए। मैं एकदम सुबह उठा, झटका था क्योंकि यहाँ वहाँ सुबह होती है तो वहाँ यहाँ रात होती है। जी जी। तो मैंने फ़ोन मिलाया, 9 घंटे का फ़र्क था। तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन उठाया क्योंकि मेरे पास 1 2 3 तीनों नंबर थे। सही। अक्सर एक पे नहीं उठाते थे, दूसरे पे जब उन्होंने उठाया तो डॉक्टर साहब ने कहा हेलो। तो मैंने ज़ोर से कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहना खलील में क्या बात है? मैंने कहा जी मेरे हाथ में आपकी ऐसी खबर थी कि जो मैं सुनाना नहीं चाहता, लेकिन बस बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हयात हैं। कहने लगे भाई मेरे दुश्मन तो मुझे अब जिंदा ही मारना चाहते हैं। बिल्कुल ये सही है। यानी अफसोसनाक तरीन बात थी वो पूरी उस वक्त वो ये खबर वायरल हुई। दुख के साथ कहा कि देखें खलील भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, अब मैंने रिकवर कर लिया है। और आज ही मुझे मेरी पेंशन का नया लेटर आया है जिसमें 1,05,000 से 1,33,504 रुपए का वो आया है आज ही। अच्छा। और ये 20 जुलाई का लेटर है जो मुझे आज ही मिला है। ठीक है। तो इसका मतलब ये उनको पैसे की भी परवाह नहीं थी। वो कहते थे इसमें मैं अपने गरीबों की भी मदद करता हूँ, अपने दोस्तों की भी मदद करता हूँ जो बेचारे मतलब गुर्बत के वो कर रहे हैं। हॉस्पिटल से मैं कोई पैसा नहीं लेता जबकि उसका बजट करोड़ों रुपए का है। बिल्कुल ऐसे ही। इतना कनात पसंद इंसान इस दौर में, इस मादी दौर में अपने लिए कुछ नहीं बनाया, हालांकि बहुत कुछ कर सकते थे। क्या कुछ नहीं कर सकते थे? लोगों ने उनसे फायदा उठाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कुछ अपने लिए नहीं बनाया। बिल्कुल। इकबाल साहब, कराची यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर और फिर उनके साथ एफिलिएशंस, किस तरह इस तजर्बे को आप किस तरह बयान करेंगे? मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि उनकी अब आखिरी ख्वाहिश ही सिर्फ ये थी सही कि तालीम के मैदान में जितना कर सकता हूँ मैं करूँ। सही। हर स्कूल के लिए, हर कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, इन 2 इदारों से उन्हें खास शगफ था, खास उनका डीजे कॉलेज से और कराची से उनकी बहुत ही दिलचस्पी थी। सही। ऑब्वियसली वो कराची के थे, कराची में पढ़ते थे, पहले तालीम कराची में हासिल की। वो तो जब बाहर से आए हैं तो इस्लाम में सेटल हुए हैं, तो कराची में रहते थे। डीजे में 7 साल पढ़ा। उनकी ख्वाहिशें थी। बहुत दुख से मुझे कहने लगे कि क्या ऐसा होगा इस मुल्क में कि सब लोग जहल रह जाएंगे? हायर एजुकेशन इस मुल्क में PhDs नहीं है। वो कहते अताउर रहमान ने कोशिश की है कुछ कि भाई हायर एजुकेशन को बढ़ाए, और अताउर रहमान जाने के बाद
जो हाल हुआ है हायर एजुकेशन का, मैं आपसे बता सकता। मैं उर्दू यूनिवर्सिटी की सेनेट का 2 टेन्योर में मेंबर रहा सेनेट का, वो उसका हाईएस्ट था। मैंने क्या देखा, और आज भी उर्दू यूनिवर्सिटी का जो बुरा हाल है, वाइस चांसलर नहीं है, वाइस चांसलर पे भी कितना वाइस चांसलर नहीं है, बिल्कुल एक अपॉइंट किया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सही, उसे चार्ज नहीं लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अरे एक रजिस्ट्रार को हटा रहे हैं। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो अहले दानिश्वर थे हमारे, तो पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ कराची की नहीं, उन्होंने भी तो डॉक्टर साहब को सपोर्ट नहीं किया, सिविल सोसाइटी ने भी तो उस तरह सपोर्ट नहीं किया। तो ये भी कहें ना कहें बदनीति है, ना कहें हम ताजिरों ने, सनतकारों ने, नहीं चंद लोगों के अलावा बात ये हमने काम नहीं रुकने दिया। सही, ये सबसे बड़ी चीज होती है। हुकूमत ने हिंड्रेंसेस पैदा की। सही, और हिंड्रेंसेस कैसी, डॉक्टर साहब ने एक प्रोग्राम में बताया कि मेरी बेटी 200 गज में रहती है, सही, वो यहाँ मेरे पास नहीं आ सकती, मैं वहां जा सकता। ठीक, उनको अपनी बेटी से मिलने की इजाजत नहीं थी। ऐसा ही है। लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है आप जैसे लोग तो उनके साथ खड़े ही थे, यही वजह है कि वो कामयाब हुए। लेकिन यानी पूरे पाकिस्तान से जो आवाज़ आनी चाहिए थी उनके लिए, वैसी आवाज़ तो नहीं आई ना। लोग डरे हुए थे, लोग यहाँ के इदारों से डरे हुए हैं कि जो डॉक्टर साहब जैसी कद आवर ये सुलूक हो सकता है, तो यहाँ तो लोग गायब हो जाते हैं, सड़कों से गायब हो जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। देखना 5 साल 7 साल तक तो उनको ही नजरबंद किया हुआ था। बिल्कुल नजरबंद किया हुआ था। और ज्यादा क्या वो उन्होंने वो बड़ा सबको जो उन्होंने प्रोग्राम वो किया था, वो इस्लामाबाद की सड़कों पे बैठ के उन्होंने सड़क में दिया, उन्होंने सड़क पे दिया था, और वो सब यही कहा कि ये है देखो मेरा घर सिर्फ सामने, ये और वो भी मैंने अपने उसमें से दिए हैं पैसे। सर ये चीज़ क्यों है? मैं सिर्फ बहुत सारे, कोई भी बंदा पाकिस्तान का उठा के देख लें, उसका ताल्लुक कराची से था या नहीं, लेकिन हमने उसको कंट्रोवर्शियल बनाया इतना भी उसने, यानी जो बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है मुल्क के लिए उसको हम कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। ये क्या सोच है? देखिए ना 65% 70% कराची दे रहा है, जनरेट करके देता है, दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दे रहा है, और उसको बातें भी सुननी पड़ती है, उसकी सड़कें टूट जाएं तो वो नहीं बनती, और नीली पीली वो ट्रेनें जो हैं पूरे मुल्क में चल रही हैं। यहाँ चिंची रिक्शे चल रहे हैं जी, इस शहर में चिंची रिक्शे चल रहे हैं, वो जहाँ ट्राम चलती थी। दुनिया का वाहिद मेट्रोपॉलिटन शहर है जिसका कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं सिरे से, ऐसा ही है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक चीज और ऐड कर दूं, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके रूलर भी कराची के नहीं है। ये दुनिया का वाहिद रूलर है कि इसके फकीर भी बाहर से आते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, ये शहर है, ये कराची एक दारुल खिलाफा था। जी बिल्कुल साहब, पूरे यूरोपीय मुल्कों से ज्यादा आबादी है, 5 6 मुल्कों को भी मिलाएंगे तो कराची की आबादी के करीब भी नहीं। सर 30 दुनिया की 30 ऐसे ममालिक है जिनसे कराची सिटी बड़ा है, मुल्क छोटे हैं। दुरुस्त, और मैंने कहा 5-6 यूरोपीय यूनियन में मिलाएंगे तो कराची की आबादी का मुकाबला नहीं कर सकते। और आखिर में कहूँगा, मैं कनाडा में रहता हूँ, उसकी पूरी आबादी कराची की आबादी के बराबर है। उसकी आबादी भी 3 करोड़ है और कराची की भी 3 करोड़ है। अच्छा सर, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, और किस तरह ख़ास तौर पे हमारी जो नौजवान नस्ल है जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को हीरो के तौर पे तो जानती है, लेकिन जिस तरह आपने तो उनके साथ वक्त गुजारा है, उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, हमारी यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब को हम किस तरह याद रख सकते हैं? हम अपने वालिदैन से सुनते थे कि अगर आप बड़ों को इज्जत दोगे तो कल तुम्हें इज्जत मिलेगी। बेशक, हमने अपने बड़ों को इज्जत दी। सही। आज हम बच्चे हमारी इज्जत करते हैं। सही। तो हम कहना चाहते हैं अपने बच्चों को कि देखो, बड़ों की इज्जत नहीं करोगे तो कल तुम ही बदनाम होगे। सही। उनकी ख्वारी देखनी, वो तो चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये मेरा कहना है कि अपनी कदर मंजिलत को पहचानो। तुम मुसलमान भी हो और तालीम याफ्ता भी हो। माशाल्लाह हमारे ज़माने में तो नीले पीले स्कूल हुआ करते थे, ऐसा ही है। आज तो लाइटों के नीचे बैठ के पढ़ा है। सही। तुम्हारे पास ऐसी गाड़ी है जो हमने सोची भी नहीं थी। ऐसा ही है। और अगर हमने नहीं किया, ठीक है, पछताओगे तो हम तो नहीं होंगे। बिल्कुल। इकबाल साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ जो डॉक्टर साहब का पैगाम है वही आगे बढ़ाना चाहूँगा कि तालीम के लिए और इल्म के हुसूल के लिए अपनी सारी काविशें, अपने सारे वसाइल खर्च कर दो, तो तुम दुनिया की महज़िब मुल्कों की कौमों में शामिल हो सकोगे। अगर तालीम में पीछे रह गए, देखिए आजकल अब जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि डिजिटल, यानी आज फ़ोन आता है वो 2 महीने बाद पुराना हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। जो टेक्नोलॉजी स्पीड से बढ़ रही है,
उस अगर हमने उसके साथ कदम नहीं मिलाए ठीक, तो बहुत पीछे तो रह जाएंगे। हमारा नाम भी नहीं होगा कौमों की निशानी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल खान नूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खलील अहमद नैनीताल वाला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन,